कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने वाले हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर बीआरएफ का सिलेबस का पार्ट है। अब अगर कोई सोच रहा हो कि इस चैप्टर को छोड़ के जा सकते हैं तो नहीं, बिकॉज इट विल बी कवरिंग अराउंड 20 मार्क्स, 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 6 मार्क्स का और 12 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकते हैं। अगर ऐसे आप पढ़ने जाओ तो ऑब्वियसली ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है। सो विल बी प्रेफरिंग यू कि आप वीडियो को पहले देख लें, फिर अपने जो भी स्टडी मटेरियल हो उसको फॉलो करिएगा। सो इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, कंट्रैक्ट के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल समझ लेना बेटर रहेगा हमारे लिए। से फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड को बोलते हो कि मेरे लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम तेरे को सीसीडी में ट्रीट दे देगा। तो वो आपके लिए प्रोजेक्ट बना तो देता है, लेकिन जब वो आपको पास आकर बोलता है कि मेरा ट्रीट क्या हुआ, तो आप बोलते हो कौन सा ट्रीट, कैसा ट्रीट। तो अब आप मेरे को बताइए, क्या वो पर्सन किसी भी लॉ में लाइक कोर्ट में जाकर आपके अगेंस्ट कुछ वो बोल सकता है क्या? तो ऑब्वियसली जनरल अजम्पशन हम लोग का यही बोलता है कि कोर्ट वाला हम लोग को धक्का मार के निकाल देगा, बिकॉज ये एक काइंड ऑफ अग्रीमेंट था, नो डाउट, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे सोशल अग्रीमेंट। तो क्योंकि हम लोग का टॉपिक है कंट्रैक्ट एक्ट, कंट्रैक्ट एक्ट में ये हम लोग को सबसे पहले बेसिक आइडिया होना चाहिए, कोई भी एक अग्रीमेंट होना चाहिए, प्लस इट शैल बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, तब जाके वो कंट्रैक्ट बनता है। तो अगर कोई सोशल अग्रीमेंट, जैसे मैंने फ्रेंड्स का, पार्टी, ये सब का एग्जाम्पल दिया, वही अगर मान लेते हैं कोई कंट्रैक्टर है जिससे कि हम लोग को एक बिल्डिंग परचेज करना है, तो वो एक लीगल अग्रीमेंट होता है जो कि हम लॉ में एनफोर्स करवा सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लाइक ऑल अग्रीमेंट्स, क्या ऑल अग्रीमेंट्स कंट्रैक्ट हो सकते हैं? तो नहीं। अगर वो अग्रीमेंट्स जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, वही कंट्रैक्ट्स बदल सकते हैं। सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कंट्रैक्ट्स। द सेकेंड टॉपिक, अब अग्रीमेंट को थोड़ा और डिटेल में अगर समझना हो, उसी एग्जाम्पल को अगर हम लोग कंट्रैक्टर का ले कि उसको प्रॉपर्टी सेल ऑफ करना है, सपोज आई एम परचेजिंग अ प्रॉपर्टी, तो मैंने ऑफर किया कंट्रैक्टर को या प्रमोटर को कि मुझे आपका बिल्डिंग परचेज करना है। सो आई एम मेकिंग एन ऑफर, प्रमोटर विल से कि हाँ ठीक है, हम लेने के लिए रेडी, हम आपको अपना बिल्डिंग देने के लिए रेडी है। बट क्या खाली ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाएगा क्या? इफ आई से कि आई वांट टू बाय द बिल्डिंग, डेफिनेटली आई नीड टू पे हिम समथिंग, दैट इज आवर कंसिडरेशन। वो 10 लाख 20 लाख कुछ भी मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है। सो फॉर एन अग्रीमेंट देयर मस्ट बी एन ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। वहीं अगर हम लोग बुकिश डेफिनेशन में जाएँ तो अग्रीमेंट के लिए लिखा हुआ है कि लाइक प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर बिकम्स एन अग्रीमेंट। अब ऑफर कोई अगर हम लोग को डिटेल में देखना हो तो देयर आर क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑफर। एक होता है जनरल ऑफर जो कि हम लोग सभी को करते हैं, एक होगा स्पेसिफिक ऑफर, मतलब किसी एक पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन को हम जाकर चला कर बोल रहे हो। क्रॉस ऑफर मतलब मैंने आपसे कहा कि मैं आपका प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रही हूँ 10,000 में, आपको पता ही नहीं कि मैंने आपको ऑफर दिया है, आप किसी और, सपोज आई सेंड यू अ व्हाट्सअप मैसेज और आपने मुझे मान लेते कॉल किया होगा या मेरे सेक्रेटरी से कॉल करके बात किया, उसको आपने प्रॉपर्टी के लिए बोला है, बट मे बी आपको ये नहीं पता कि मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सअप करके रखा है, तो वो क्रॉस ऑफर हो गया। क्रॉस ऑफर मीन्स मैंने भी आपको ऑफर किया है, आपने भी मुझे ऑफर किया, लेकिन हम लोग को एक दूसरे के ऑफर के बारे में नहीं पता हो। काउंटर ऑफर के केस में क्या होता है, से सपोज यू आर सेइंग कि आप मेरे से 10,000 रुपीज़ लेना चाह रहे हो किसी भी सामान के लिए, मैं आपको बोल रही हूँ कि नहीं मैं आपको 8,000 दूंगी, तो आई नो अबाउट योर ऑफर, हम उसके से सहमत नहीं है ये बोल सकते कि लाइक हम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं उस ऑफर को, तो दैट इज काउंटर ऑफर। ये एक्सेप्टेंस के लिए नहीं वैलिड हो पाता। और स्टैंडिंग मतलब कुछ जनरल या ओपन ऑफर जो कि हमेशा के लिए अवेलेबल हो। वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंट्रैक्ट। तो अगर कोई भी एक कंट्रैक्ट बनाना हो तो उसमें क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने ज़रूरी है, तभी जाके एक कंट्रैक्ट बनता है। तो सबसे पहले ऑफर और एक्सेप्टेंस, ये आइडिया आई थिंक हम लोग को ऑलरेडी क्लियर हो चुका है कि एक पर्सन ऑफर करता है, दूसरा पर्सन एक्सेप्ट करता है, तब जाके वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ भी हो तो। द सेकेंड थिंग इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, वही जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर फ्रेंड को सीसीडी में पार्टी देने का बात हो तो वो सोशल हो जाता है। हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर ज्वेलरी गिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि हम ज्वेलरी देंगे और नेक्स्ट डे नहीं देते हैं, तो वो डोमेस्टिक ऑफर हुआ, वो भी हम लोग लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते हैं। दी अनदर थिंग इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब वो जो कि लॉ के द्वारा आप इन्फोर्स करवा सकते हो, ऑब्लिगेशन मतलब जो काम मुझे करना है। अनदर इज लॉफुल कंसिडरेशन, जो हम देने का बात कर रहे हैं, दैट शुड बी लॉफुल। से फॉर एग्जाम्पल इफ ऐसे हम किसी को किडनैप कर लेंगे तुम्हारे लिए, अगर तुम मेरा ये काम कर दो, तो दैट इज नॉट लॉफुल कंसिडरेशन। समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल इन द आइज ऑफ लॉ, तो वो लॉफुल कंसिडरेशन हो जाएगा। अदर पॉइंट्स आर लाइक कैपेसिटी या फिर कम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज। मेरा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का मन है, बट सपोज आई एम इन 16, मूवी देखने की बात अगर हम लोग करें, कोई बंदा अगर 16 ईयर्स का है और उसको मूवी देखना है, तो क्या वो जा सकता है क्या मूवी देखने के लिए? अगर एडल्ट मूवी हो, नहीं जा सकता।
तो वैसे ही अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बात किया जाए, ही नीड टू अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी, दैट इज 18+। अनदर थिंग इज साउंड माइंड। जिस पर्सन के साथ में आप एंटर कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में, से फॉर एग्जांपल कोई लुनेटिक हुआ, मतलब ड्रंकन पर्सन है, अब वो उसका साउंड माइंड है ही नहीं, तो वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा कैसे? फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट टू बी बीइंग एंटर्ड, द अदर पर्सन नीड टू बी ऑफ साउंड माइंड। अब लुनेटिक्स के केस में या ड्रंकन पर्सन के केस में वी कैन से वो सम टाइम ड्रंकन कंडीशन में, अदर टाइम्स ही इज नॉर्मल। तो जब वो नॉर्मल टाइम में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं दैट इज वैलिड। अगर ड्रंकन कंडीशन या अनसाउंड माइंड में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं दैट इज इनवैलिड। और अनदर इज लाइक नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग कंट्रैक्टेड या फ्रॉम कंट्रैक्टिंग। कहने का मतलब है सपोज डायरेक्टर्स के केस में होता है कंपनीज एक्ट, अगर हम लोग आपको कभी पढ़ने का टाइम मिला आप देखिएगा, उसमें वहाँ लिखा हुआ है कि उसको डायरेक्टर बनने का मन है, लेकिन प्रीवियस कंपनी में उसने रिटर्न फाइलिंग ये सब नहीं करवा के रखा है, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। तो जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर रहे हो, जिस भी पोजीशन पे आपको होल्ड करना है, लेकिन उसके लिए आप अगर काबिल ही नहीं हो, आप डिस्क्वालीफाइड हो, तब भी आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हो। फ्री कंसेंट ये हमारा बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वी कैन गो थ्रू दी अदर टॉपिक्स, अदर पॉइंट हेडिंग्स, फिर हम लोग फ्री कंसेंट पे डिटेल में आएंगे। लीगैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये वही लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक जो हम लोग पहले पढ़ के गए थे वही है। लॉफुल अग्रीमेंट होना चाहिए, फिर अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। कुछ अग्रीमेंट्स है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कि एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर दिए गए, जैसे रेस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिज के लिए है, और भी काफ़ी सारे हैं जहाँ पर हम लोग को साफ साफ बोल दिया गया कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आप एंटर करते हो तो इट्स वॉइड, तो वो अग्रीमेंट्स में हम लोग नहीं एंटर करने वाले। सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, हम सोच रहे हैं कि हम एक ही दिन के अंदर में पूरा एक बिल्डिंग बना कर दे देंगे, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर करेंगे तो वो वेग कहलाएगा, बिकॉज एवरीबडी नोज इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग एक दिन में एक बिल्डिंग खड़ा कर दें। तो सर्टेनिटी होना चाहिए कि भी क्या बनाना है वन बिल्डिंग, और पॉसिबिलिटी होना चाहिए ऑफ परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली इन वन डे वी कैन नॉट प्रिपेयर और बिल्ड अ बिल्डिंग। अनदर पॉइंट लास्ट, लीगल फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो लॉ में मेरे को एनफोर्स करवाने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होते हैं जो कि फुलफिल करने पड़ते हैं। नाउ वी विल बी गोइंग टू द टॉपिक फ्री कंसेंट, जो हम लोग का रह गया था। फ्री कंसेंट वाला टॉपिक को अगर हम लोग देखने जाएँ तो अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, ठीक है, कट करा लेंगे ना।